नमस्कार। तो बजट आ चुका है और निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं और उसमें प्रॉपर्टी बाजार के हिस्से भी कई बड़े ऐलान आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ों की चर्चा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नया आवंटन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया हो, चाहे फिर इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हों और प्रॉपर्टी से जुड़े भी कुछ बड़े सीधे डायरेक्ट ऐलान हैं जिसमें इंडेक्सेशन के हटाए जाने की चर्चा काफ़ी है, प्रॉपर्टी से LTCG को घटाए जाने की चर्चा काफ़ी है और भी बहुत कुछ है जो रियल एस्टेट मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, चर्चा करना ज़रूरी है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस बजट से रियल एस्टेट मार्केट को क्या उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई, क्या मिला और आगे इससे क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ हैं निरंजन हीरानंदानी साहब जो कि चेयरमैन हैं हीरानंदानी ग्रुप के और साथ ही हैं चेयरमैन नरेटको के नेशनल चेयरमैन मोहम्मद ईरानी साहब जो कि CMD है रुस्तम जी ग्रुप के और प्रेसिडेंट है क्रोडाई नेशनल के। ज्वाइन करेंगे अनुज पुरी साहब फाउंडर एंड CEO एनारॉक और साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल के MD और फाउंडर रवि अग्रवाल साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जेंटलमैन वेलकम। और शुरुआत में छोटी छोटी टिप्पणियां आपसे रियल एस्टेट के ही लिहाज से। निरंजन जी आपसे शुरू कर रहा हूं, आपको बजट कैसा लगा? बढ़िया लगा। हम काफी उम्मीद रखे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में फिर कुछ ऐलान किया जाए और मेरे अंदाज से 11 लाख करोड़ रुपया जो ऐलान किया है, मेरे अंदाज से मेरे पूरे जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं रखी थी कि इतना बड़ा कोई स्टेटमेंट आएगा वित्त मंत्री से कि इतने करेंगे। 3 लाख घर के बारे में उन्होंने ऐलान किया है। दो दो करोड़ सॉरी 3 करोड़ घर, 2 करोड़ रूरल एरिया में, 1 करोड़ अर्बन एरिया में, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के द्वारा जो पहले स्कीम में था उसी समय की जो रेगुलेशंस थी उनके अंदर शायद कुछ परिवर्तन आए, वो देखना है। तो वो सबसे बड़ा बात रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी बूस्ट मिला है। दूसरी बात रही है स्टैम्प ड्यूटी, डेवलपमेंट चार्जेस, जो स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्शन दी है कि कुछ उसमें कटौती किया जाए। विपिन जी, आपको ख्याल आया होगा कि जब हमारे कोविड के समय पर हमने मांगे की थी महाराष्ट्र सरकार में, तो उन्होंने 5% का 3% की राहत दी थी। 2% स्टैम्प ड्यूटी था और बाकी डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर 50% राहत की थी। और उस समय इतना फायदा हुआ था कि स्टेट को जो आमदनी मिली थी वो भी बढ़ गई, लोगों को घर सस्ते मिल गए और बहुत ही फर्क पड़ा। तो ये डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो ये दूसरी बात रही है, ये है। तीसरी बात जो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के ओवरऑल रियल एस्टेट में देखा जाए तो हम घर तो बना देते हैं, टाउनशिप भी बना देते हैं, लेकिन सड़क नहीं हो, पानी नहीं हो, मेट्रो नहीं हो, डेवलपमेंट नहीं हो, तो उसमें अभी काफी उन्होंने ध्यान दिया है कि हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहरों में करेंगे। और लास्ट जो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट के लिए बहुत उत्तम रहा है वो है डिजिटाइजेशन और GIS मैपिंग। पूरे शहरों की और रूरल एरिया में भी पूरे डिजिटाइजेशन और मैपिंग करना चाहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बात रहती है टाइटल। टाइटल आज की तारीख में हमें बहुत डर लगता है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं हमें कभी आश्वासन नहीं रहता कि ये टाइटल परफेक्ट रहेगा कि नहीं। तो मेरे अंदाज से ये डिजिटाइजेशन करने के बाद हमें एक आश्वासन होगा, कोई भी इन्वेस्टर, डेवलपर सिर्फ नहीं, कोई भी खरीदना चाहे प्रॉपर्टी को तो वो टाइटल देख सके, डिजिटाइजेशन मैप पढ़े और उनको आश्वासन हो कि ये टाइटल परफेक्ट है। तो ये सब और बहुत से और जो है इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को फायदा दे रहे हैं। राइट। तो ये वो बड़े ऐलान निरंजन जी ने उन्हें समअप किया कि जो जो इस बजट में आए हैं, चाहे वो PM आवास योजना को एक नया बूस्टर हो या फिर किस तरीके से स्टैम्प ड्यूटी के लिए राज्यों से कहा गया है कि थोड़ा रैशनलाइज करें और तमाम दूसरी चीज़ें जो रियल एस्टेट को सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगी।
अनुज साहब, आपका भी मैंने वक्तव्य पढ़ा, जो प्रेस रिलीजेस आते हैं अक्सर आपके यहाँ से भेजे जाते हैं आफ्टर बजट रिएक्शन के तौर पे, लेकिन उसमें जो पहला पॉइंट आपकी तरफ से था वो था प्रॉपर्टी में एलटीसीजी में जो कटौती की गई है वो, लेकिन साथ में इंडेक्सेशन को भी हटा दिया गया है। थोड़ा ट्रिकी है ये मामला, उस पर कुछ सफाई भी आई है, लेकिन क्या राय होगी आपकी कि ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये खराब हो गया। तो विपिन जी, इसके अंदर ना इसमें एक प्रश्न को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज हमने एनालाइज किया जो 8 से 9 साल पहले आपने खरीदी थी और आज आप बेच रहे हो, उसमें आपको नुकसान होगा, इंडेक्सेशन हट गए उसकी वजह से। जो प्रॉपर्टीज आपने 8 से 9 साल के अंदर अंदर खरीदी थी उसमें एक्चुअली आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज वो 20% से 12.5% आ गया। जब आप मैथ करते हो इंडेक्सेशन पे इसकी, तो 8 से 9 साल के अंदर अंदर भीतर आपने प्रॉपर्टी खरीदी और बेचना हो तो इस बजट के अंदर आपको फायदा है, बिकॉज एलटीआईजी 20% से 12.5% हो गया, चाहे इंडेक्सेशन नहीं मिलती। बट अगर 8 से 9 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो, उससे ऊपर प्रॉपर्टी हो, तो फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता था देन 7.5% जो रिड्यूस हुआ है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जी हाँ, तो हमारा भी एक कैलकुलेशन है जो इस समय स्क्रीन पर है, उसमें दो प्रॉपर्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उसे फुल स्क्रीन दिखाया जाए ताकि दर्शकों को भी ये थोड़ा समझ में आए कि किस तरीके से इंडेक्सेशन। तो यहां पर एक उदाहरण आपके सामने है जहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है 2001 में, उसे 2024 में बेचा गया है। प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख थी, जब आप उसे बेचने गए तो 1 करोड़ रुपए में आप उसे बेच रहे हैं। इस दौरान जो समय बीता और उस पर आपने इंडेक्सेशन लगाया तो वो करीब आया, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बन जाती है 36 लाख रुपए। तो आप उसे जब सेलिंग प्राइस से घटाते हैं तो उसके बाद आपको जो कॉस्ट, उसका जो ओवरऑल बेनिफिट मिलता है टैक्स का, वो होता है 1.49 लाख। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, एक एक लाइन बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये तो है जो पहले वाला मेथड था। अब आप एक दूसरा सिनारियो यहां पर देख सकते हैं। दूसरा सिनारियो यह है कि आपने एक प्रॉपर्टी 2018 में खरीदी, जैसा अभी अनुज साहब कह रहे थे, यानी कि छोटे समय में खरीदी, उसे 2024 में आप बेचने जा रहे हैं 1 करोड़ में, कीमत थी 70 लाख। अब आपके पास इंडेक्सेशन का फायदा नहीं है, आप 1 करोड़ में से 70 लाख घटाएंगे, सीधे सीधे 30 लाख पे 12.5% के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन यहां पर सिनारियो ये बनता है कि अगर आप इसको पहले वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं इंडेक्सेशन वाले में, तो करीब करीब आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक का फायदा होता। तो ये अलग अलग सिनारियो में अलग अलग है, लेकिन मैं अभी अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि फाइनेंस सेक्रेटरी की इस पर एक सफाई भी आई जब उनसे सवाल पूछा गया इसके बारे में, और उन्होंने कहा है कि इंडेक्सेशन हटाने से मिडिल क्लास को फायदा होगा। 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता रहेगा, ये उन्होंने क्लियर किया है। और साथ में वो कह रहे हैं कि 2001 से पहले की प्रॉपर्टी पर 2001 तक इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। अनुज साहब, अगर आपने भी ये चीज कहीं पढ़ी हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ताकीद करें, क्या मैं सही कह रहा हूं? यही क्लैरिटी उन्होंने, ये क्लैरिफिकेशन दिया है। यही हमें भी समझ आया है कि अगर आपकी से 1980 की प्रॉपर्टी थी तो 2001 तक इंडेक्सेशन होएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा इंडेक्सेशन, तो वहां तक आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं। बट 2001 के बाद जितना भी आपके पास एप्रिसिएशन हुआ है उस पे 12.5% फ्लैट कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो अलग अलग सिनारियों में ये अलग अलग मतलब फायदा नुकसान है, आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि फायदा है कि नुकसान है, अलग अलग सिनारियों में अलग अलग होता हुआ नजर आएगा। रवि साहब, इस पर आपकी भी राय जानना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म सिनेरियो से चीज बेटर है कि कस्टमर को इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड मेथड है। आई थिंक सो इंडेक्सेशन मेथड में आदमी तो मल्टीपल सिचुएशन में अलग अलग टैक्स बेनिफिट आता है, इसलिए इसको ओवरऑल कभी भी होलिस्टिक व्यू में नहीं देख सकते। होलिस्टिकली इज करेक्ट, आई थिंक सो। निरंजन सर, इस पर आपकी कोई राय? आई थिंक हम लोग की मांगे यही थी कि कोई भी इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट्स में जाते हैं और हमारे रियल एस्टेट में आते हैं तो उनको आप अलग अलग फायदा है। अभी भी एक अंतर तो उन्होंने रखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स स्टॉक मार्केट का 1 साल है और रियल एस्टेट में 2 साल किया है। वो भी अंतर उनको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इन्वेस्टर रियल एस्टेट में आए या कैपिटल मार्केट में आए, वो मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। वी शुड नॉट बी जजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट्स।
तो मेरे अंदाज से इसको और भी सुधार करने की जरूरत है और अगले साल हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ये करें। लेकिन जो इक्वालिटी लेके आए हैं, इंडेक्सेशन निकाल गया है, वो जूने प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम में जरूर आती है और उनको ये रहना है। पर इक्वालिटी देखते हुए हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अब रियल एस्टेट में आएगा वो बहुत ही बढ़ जाने वाला है। आप देखेंगे कि इस साल के अंदर इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट मेरे अंदाज से डबल इंक्रीज हो जाएगा ये परिवर्तन के कारण। ठीक है, बमन ईरानी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। बमन साहब, इंडेक्सेशन की चर्चा बहुत ज्यादा है कि एक तो एलटीसीजी आपने 20% से घटा के 12.5% किया। निरंजन सर ने अभी कहा, आपने सुना ही होगा कि उनको लग रहा है कि इससे नया इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन जिनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, उनके मन में चिंता आ गई कि उनको अब कहीं नुकसान ना हो जाए। भी किया जा रहा है, लॉन्गर एंड लार्जर बेस के लिए किया जा रहा है और ये अच्छी चीज है कि आप हर चीज को सिंप्लीफाई कर दे रहे हो। कस्टमर को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडेक्सेशन का एडवांटेज क्या होगा, उसे बस सिर्फ 12.5% टैक्स भरने को आ रहा है। वो एडवांटेज देख के वो इस हमारे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएगा और रियल एस्टेट को बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही इंटरेस्टेड पार्टी बनके देख पाएगा। तो ये जो इम्पेडिमेंट थी वो निकल गई, ये काफी अच्छी बात है। निरंजन भाई बिल्कुल राइट बोल रहे हैं और अगर वो 2 साल से 1 साल कर दे तो ये तो दिल मांगे मोर वाली बात है निरंजन भाई। बट मैं तो मानता हूँ ये स्टेप ऑल्सो काफी अच्छा रहा है और काफी बढ़ोतरी होगी इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में। जी, तो अरुण सर, ये जो एम्बिग्विटी है, मैं फाइनली फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के लिए, फिर दूसरे टॉपिक्स पे आगे चलते हैं कि ये नए के लिए तो शायद अच्छा है जैसा आप सब लोगों की राय लग रही है, लेकिन क्या पुराने लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी? हालांकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि 2001 तक हम काउंट करेंगे। नए वालों के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है विपिन। अगर आप देखें तो 20% से 12.5% हो गया है। सो इट इज क्लियरली 7.5% का आपको बेनिफिट मिलता है। हमारी जो कैलकुलेशन बोलती है वो यही बोलती है कि 8 से 9 साल के भीतर में आपको फायदा है। अगर उससे पुरानी प्रॉपर्टी है तो शायद आपको पुराने वाली रिजीम के अंदर ज्यादा बेनिफिट मिलता रादर देन ये न्यू रिजीम के अंदर। बट अगेन जैसे आपने बोला विपिन के प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा कि क्या क्या किस जगह पे इंडेक्सेशन लगती है और कैसे उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन आती है, उसी हिसाब से ही आप ये कर सकते हैं। बट एक बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जो बमन भी बोल रहे हैं, निरंजन भाई भी बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई हो गया। नहीं तो लोगों को समझ नहीं आता था कि इंडेक्सेशन कैसे लगानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता था उनको समझने के लिए। ये वो सारी चीजें चली गई। अभी सीधा आपको 12.5% के ऊपर 2 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। 12.5% आपने देना है, सिर्फ आप माइनस कर सकते हैं तो एक्विजिशन प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru. रवि साहब, जो न्यू रिजीम है डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का, उसमें काफी बड़े बदलाव किए हैं उसके स्लैब्स में, और वित्त मंत्री का कहना रहा कि इससे अब सबके जो हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। कुछ एक फिगर भी दिया उन्होंने 17,500 रुपए का, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा जो अलग अलग स्लैब्स में आएंगे। क्या इससे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन। और इसमें आई थिंक देखो, जो फोकस मिड इनकम हाउसिंग है और जो मिडिल क्लास है वो ऑलवेज इस गवर्नमेंट के कोर में रहा है और शायद वही उन्होंने आज जो बजट है उसमें एनविसाज भी किया है। और मेजर में या तो आज जो इनकम के स्लैब हर बार चेंज होने भी चाहिए, क्योंकि रेगुलर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ती जा रही है, तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसके अंदर जाहिर है तो कहीं भी टैक्स में कोई भी सेविंग होगी तो वो कस्टमर को बेनिफिट देगी। सर, तो क्या जब हम बात कर रहे थे बजट पूर्व तो ये मांगे, मतलब आपके विशेष थी कि भाई थोड़ा पैसा कस्टमर के हाथ में एक्स्ट्रा दो, तो वो तो आता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है अब इसका सेल्स पे भी इंपैक्ट आएगा, प्लस हम रोजगार को लेकर भी जो एक बड़ा पुश मिला है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। तो मेरी बात ऐसी है विपिन कि आपने कस्टमर के हाथ में ज्यादा पैसा देना चाहिए, ऐसे हमारी मांग थी। और अगर आप ये जो मांग की जो ओके हुई है वो काफी छोटी हुई है मेरे हिसाब से। आपने कस्टमर्स को फील गुड फैक्टर जो इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ की वजह से है उसे ज्यादा देनी चाहिए।
और कस्टमर के हाथ में ज्यादा पैसा देना चाहिए। इससे क्या होगा, कस्टमर विल स्पेंड मोर, और ये स्पेंडिंग में सारे जो टैक्सेस आप कलेक्ट करते हो जीएसटी के और बाकी सारे, तो उससे गवर्नमेंट की इनकम काफी बढ़ती है। लेकिन आप देखिए तो व्हाट आई एम वेरी हैप्पी विद इज दैट गवर्नमेंट ने स्किलिंग को काफी ध्यान दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट को काफी ध्यान दिया हुआ है, कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ध्यान दिया हुआ है। और ये सब चीज करने से जो इंडिया की पॉपुलेशन जो प्रिडिक्टेड है 70% विल मूव टू अर्बन सेंटर्स, मेरा ये मानना है इससे कई ज्यादा सिटीज डेवलप होगी, जो हमारी एक तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी है। एंड द अदर थिंग जो किया है कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये भी वो एरियाज को काफी ग्रोथ देगी। तो ओवरऑल ऑल दिस इज वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट। जी, तो निरंजन सर, चाहे वो रोजगार को बढ़ावा देना हो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा पुश दे रहे हो, चाहे आप बात कर रहे हो कि चलिए हमने आपके बमन साहब थोड़ा निराश है कि जितना मांगा था उतना नहीं, लेकिन चलिए थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आपके हाथ में आई और अफोर्डेबल हाउसिंग पे मोटा पुश, तो क्या मैं मानूं कि ये रियल एस्टेट के लिए तो बुरा नहीं है बजट, मतलब बुरा बाकी ओवरऑल बजट पे भी हम आपकी राय लेंगे, लेकिन रियल एस्टेट के लिहाज से ठीक है? नहीं विपिन जी, बहुत अच्छा है। मेरे अंदाज से ये ग्रोथ स्टोरी जो हिंदुस्तान में बनी है उसके कारण रियल एस्टेट के ऊपर काफी बढ़ोतरी रहेगी। मेरे अंदाज से इस साल में भी रियल एस्टेट का ग्रोथ लगभग 15% जीडीपी ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इस साल का रहेगा 15% ओवरऑल हाउसिंग के अंदर। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कम हो गया था वो भी वापस आ जाएगा। तो मेरे अंदाज से रियल एस्टेट की जो बढ़ोतरी रहेगी वो लगभग 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इस साल में रहेगा 24-25 के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो और दूसरी जो बात रही है वो है रेंटल हाउसिंग। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को तैयारी रखनी चाहिए कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि इंडस्ट्रियल के ऊपर ये रेंटल हाउसिंग के ऊपर दिया है, डॉर्मेटरी टाइप जो है, अगले साल में अब पूरे जो बाकी के जो है इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर्स हैं, हॉस्टल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर्स हैं और जनरल हम कर सकते हैं, वो उस पर हमें जरूर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो अगले साल में आप देखेंगे रेंटल हाउसिंग के ऊपर काफी ग्रोथ होगा, क्योंकि लोग अभी रेंटल हाउसिंग में रहना भी चाहते हैं। तो जो इन्वेस्टर मार्केट है वो सिर्फ ओनरशिप की नहीं रही और उसको काफी बढ़ोतरी हमने दिया है, बहुत सरकार ने दिया है और प्राइवेट डेवलपर भी दिया है। लेकिन हमने कमर्शियल हाउसिंग पर, रेंटल पर किया है, लेकिन रेजिडेंशियल में हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो अगले साल आप देखेंगे ये परिवर्तन आते हुए कि रेजिडेंशियल रेंटल हाउसिंग को पर भी काफी जोरदार इंक्रीमेंट आने वाली है। तो अनुज सर, रेंटल हाउसिंग की काफ़ी समय से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगेन जब ये बातचीत आती है तो एक बात आती है कि हमारी रेंटल यील्ड्स अभी उस लेवल पर नहीं है जहां लोगों का इंटरेस्ट उस तरीके से आए। तो क्या हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां रेंटल हाउसिंग मतलब एक उड़ान भरने के लिए तैयार है? विपिन जी, मैं निरंजन भाई से बिल्कुल सहमत हूं। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी मूव है। मेरे को लगता है कि विपिन भाई दैट ये एक इन्होंने ट्राई करने के लिए देखा है कि इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है अगले 6 से 12 महीने में। तो एक मैं समझा देता हूं आपके व्यूअर्स को कि ये रेंटल हाउसिंग जो है ये डॉर्मेटरी टाइप जो हमारे अकोमोडेशन है वर्कर्स के लिए इंडस्ट्रियल में, उसके लिए अलाउ करी है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो अगर विपिन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है तो इसका मतलब इसकी यील्ड्स जो होंगी ये ठीक बैठेंगी, नहीं तो प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं आएंगी। एंड यील्ड किस लिए ठीक बैठेगी? बिकॉज जो लैंड दी जाएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो बहुत रीजनेबल दामों पे दी जाएगी ताकि आपकी यील्ड ठीक बैठ जाए। अगर ये हो जाता है विपिन इसमें, तो आप देखेंगे जो निरंजन भाई बोल रहे हैं ना, फिर बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पूना, हैदराबाद, यहां पे जो हाउसिंग फॉर ऑल हम बोल रहे हैं, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोल रहे कि हाउसिंग फॉर ऑल सबको खरीदना है अपना अपना घर। यहां पे बड़ी बड़ी सिटीज में अगर ये एग्जांपल हमारा ठीक गया
इंडस्ट्रियल वाला, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर रेंटल हाउसिंग का पीपीपी मॉडल से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। दो और पॉइंट मैं टच ब्रीफली करना चाहता हूं विपिन जी। एक हमारा इंडस्ट्रियल के अंदर बहुत इन्होंने पुश दिया है, नॉट ओनली फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो रियल एस्टेट में आप देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन्स, इसके ऊपर आप देखेंगे इन्वेस्टर, ऑक्यूपायर, डेवलपर, इनका बहुत इंटरेस्ट आएगा। और दूसरी चीज है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसके अंदर 30 लाख से ऊपर किसी भी टाउन के अंदर, सिटी के अंदर अगर लोग हैं तो 100 सिटीज ऐसी इन्होंने आइडेंटिफाई करी है जहां पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। अगर आप इस सब को पूरा ऐड करते हो तो रियल एस्टेट पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आया। अफोर्डेबल हाउसिंग हमने बात करी, वन रेंटल हाउसिंग हमने करी, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग हमने करी, और फिर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। एंड ओवरऑल जो थीम रही है इस बार की वो जॉब क्रिएशन, अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप। तो ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि आपको रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पॉजिटिविटी आएगी। राइट, वेरी गुड समअप अनुज सर, ये काफ़ी आपने उसको बढ़िया से समअप किया। रवि सर, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि काफ़ी काम आप लोगों ने किया अफोर्डेबल हाउसिंग में, अभी भी कर रहे हैं, कुछ और सेगमेंट्स में भी काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए पिछले जो पोस्ट कोविड हमने ग्रोथ देखी रियल एस्टेट के अंदर, हम सब बड़े खुश हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ आई, खूब घर बिक रहे हैं, डेवलपर्स का काम अच्छा है, लोगों को उनकी पसंद के घर मिल रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की जितनी बातचीत थी या जिस तरह का एक विजन था वो थोड़ा कहीं पीछे चला गया। हम कह सकते हैं चलिए मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब मार्केट के हिसाब से जैसी डिमांड वैसी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर अनाउंसमेंट हुए 10 लाख करोड़, फिर 5 साल में अर्बन हाउसिंग को 2.2 लाख करोड़ एक्सेट्रा, इससे एक बार फिर से जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो अपफ्रंट आ जाएगी, सबका फोकस उस पर चला जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग इज अ सॉल्यूशन टू द अफोर्डेबल हाउसिंग, बिकॉज क्योंकि काफी इतने बड़े आज भी इतने घरों का हमारे घरों का डेफिसिट है। वो डेफिसिट कैसे पूरा होगा? या तो देखिए, या तो डेवलपर वो मकान बनाए और वो बेचे, लेकिन क्योंकि लैंड कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो इतना ज्यादा है कि उस एलिमेंट में उसको सर्व कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। लेकिन स्टिल बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन ऐसी है जो हमारे यहाँ 15-20 लाख 30 लाख रुपए के घर के अंदर ही रहना चाहती है। वो आज के टाइम में जितना बड़ा लैंड का कॉस्ट हो गया है उसको मीट कर पाना डिफिकल्ट हो रहा था। तो रेंटल हाउसिंग इज द सॉल्यूशन टू द अफोर्डेबल हाउसिंग, आई थिंक सो। उसके अंदर अगर लैंड का एलिमेंट, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं कि अगर वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, और प्लस में जो इस सेगमेंट में अफोर्डेबल इस तरह के रेंटल हाउसिंग बनती है, उसके अंदर कुछ चीजें कॉमर्शलाइज, थोड़ा सा सॉल्यूशन मेकिंग कर दिया जाए उसके अंदर। एक तो लैंड का एलिमेंट उसमें से निकाल के अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाए, दूसरा उसके अंदर कुछ अगर चीजें इस तरह की हो जाए कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पर्टिकुलरली उस मॉडल पे उसमें कोई उसको सॉल्यूशन वर्कआउट किया ताकि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो घटाई जा सके। तो अगर उसको थोड़ा सा आरओआई से हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आई थिंक सो इट विल बी ए बिग बूस्ट टू द रियल एस्टेट, और इसके अंदर हम करोड़ों लोगों को घर दे पाएंगे। मोहम्मद साहब, एक उम्मीद हम ये कर रहे थे, बातचीत में भी निकल कर आई थी कि आप पुश देंगे जरूर अफोर्डेबल हाउसिंग को, लेकिन उनकी डेफिनेशन और खास तौर पे जो बड़े महानगर है वहां पे जरूर बदलेंगे, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। निराशा? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाकी सारे पॉइंट्स पे फोकस किया गया है, फाइन प्रिंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर ये 45 लाख की अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन एड्रेस न की गई हो तो इट इज गोइंग टू बी अगेन स्लाइट सेटबैक जिसे कहते हैं, नॉट इनफ रीजन टू सेलिब्रेट कहते हैं। लेकिन आपको एक दो चीज जो शायद अभी तक टच नहीं हुई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने सारी चीज सिंप्लीफिकेशन की तरफ ध्यान दिया है। एवरीथिंग, एफडीआई के रूल्स भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कैपिटल गेन सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। दूसरा, वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दे आर गोइंग टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट, जिससे स्टैंप ड्यूटी स्पेशली नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यानी अपने घरों में जो लक्ष्मी है वो ट्रूली लक्ष्मी है, उसको पूरा एडवांटेज देते हुए दे आर गोइंग टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट कि ये स्टैंप ड्यूटी कम की जाए। आप इसका एडवांटेज सोच नहीं सकते कि आज की तारीख में आप एम्पावरमेंट जिस तरह लेवल पे करना चाहते हो वो काफी फिनोमिनल है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। तो मैं आपको बता दूं एक लाइन में, तो फुल मार्क्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन, फुल मार्क्स फॉर जिस तरह से उन्होंने सारे एरियाज को टच करके किया है,
एम्पावरमेंट फॉर विमेन, ग्रोथ ऑफ जॉब, स्किलिंग पे काफी ध्यान देके एंड सिटीज एंड टाउन्स को लिंक करके उनका जो डेवलपमेंट ग्रोथ दिया है उसमें जेन्युइनली ग्रेट एफर्ट्स एंड मैं तो अपलॉड करता हूं उनको। चलिए बढ़िया है। तो फिर तो अंत भला तो सब भला, क्योंकि आप लोगों की बातों से लग रहा है कि चीज़ें हुई हैं, काफ़ी हद तक हुई हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा बज़वर्ड निकल कर आया। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म विजन है जिसमें हर तरह से चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, उस पर फोकस करने की कोशिश की है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लिया है। और इंडेक्सेशन जिस पर हमने काफ़ी सारी बातचीत की, थोड़े से अलग अलग केस में अलग अलग होगा, कई दिनों तक शायद इस पर और बातचीत होती रहे, लेकिन आप लोगों का कहना है कि इनऑल जो नए बायर्स आएंगे उनको ये ज़रूर प्रोत्साहित करेगा। जिनके पास पुरानी प्रॉपर्टीज़ है उनके लिए शायद थोड़ा सेटबैक यहाँ हो सकता है, वेल वो और थोड़ा कैलकुलेट हम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन ऑल बजट जो है वो बढ़िया रहा रियल एस्टेट के लिए भी और ओवरऑल भी देखे। अब ये है कि हम आगे चलते हुए इसके नंबर्स में कैसे बेनिफिट्स होंगे वो थोड़ा सा टाइम निकलने पर ही समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये सारी बातचीत करने के लिए, बजट पे अपनी अपनी राय रखने के लिए। आगे भी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।